वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। और इस वीडियो में आज हम मौर्यकालीन कला तथा स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। मौर्ययुगीन कला के अवशेष बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। विशेष राजनीतिक सत्ता दृश्य संस्कृति के द्वारा अपनी पहचान छोड़ने का प्रयास करती है। इसको हम स्मारक तथा स्थापत्य कला के रूप में देख सकते हैं। पटना के कुम्भहार में हमें मौर्य काल से जुड़े अवशेष प्राप्त होते हैं। मेगस्थनीज ने भी मौर्य राजधानी का वर्णन अपने लेख में किया है। मौर्य काल में अन्य विषयों की तरह शिल्प इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका थी। हड़प्पा काल के बाद यहाँ पर हमें पत्थर के प्रयोग का प्रमाण मिलता है। पत्थर का प्रयोग साधारणतः मूर्तिकला में हुआ है, न कि वास्तुकला में। पटना के कुम्भहार में हुई खुदाई से अनेक स्तंभों वाले एक विशाल भवन के ध्वंसावशेष का उल्लेख मिलता है। यह एक दरबार कक्ष प्रतीत होता है। स्तंभों के रखने के 80 गड्ढों का उल्लेख मिलता है और प्रत्येक स्तंभ की ऊंचाई 9.6 मीटर थी, जिसका 2.7 मीटर हिस्सा दरबार कक्ष के फर्श के भीतर घुसा हुआ था। माना जाता है कि यह दरबार किसी अग्निकांड का शिकार हुआ होगा, जिसके कारण यह नष्ट हो गया। ऐसे सभा कक्ष को हकमनी साम्राज्य की प्रेरणा माना जाता है, किंतु इसको पूर्ण रूप से हकमनी प्रभाव का बताना गलत होगा। परवर्ती मौर्यकालीन शासक दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुहावास का निर्माण कराया था। उसने पहाड़ को कटवाकर कृत्रिम गुहावास का निर्माण करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, जो कि मिट्टी से निर्मित स्थापत्य था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अशोक के बनाए गए स्तूपों का भ्रमण किया था। अशोक के समय अनेक स्तूपों के ऊपर मिट्टी की ईंटों का प्रयोग हुआ था। सारनाथ का धर्मराज का स्तूप और सांची का स्तूप इसी रूप में अशोक के समय निर्मित किए गए थे। मौर्यकालीन शिल्प कला का सर्वोत्तम प्रमाण अशोक के पाषाण स्तंभों से ज्ञात होता है। ये कभी कभी उत्कीर्ण होते थे, जैसे कि सारनाथ व इलाहाबाद, तो कभी कभी इनको बिना लेख के भी लगा दिया जाता था, जैसे कि लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरराज तथा बसर बखीरा। ये लंबे गोलाकार तथा बिना सहारे के खड़े होते थे। ये स्तंभ दूर से ही दिखाई देते थे और इनको एक ही पाषाण खंडों से बनाया जाता था। इसको अनेक पत्थरों के जोड़ से नहीं बनाया गया है, ये सब एक शैली के बने हैं। पाषाण स्तंभों के बाहरी भाग में चिकनी सतह देखी जा सकती है। पाषाण स्तंभ को बनारसी के पश्चिम में स्थित चुनार के पत्थरों से बनाया जाता था। अशोक के स्तंभ तल की ओर अधिक चौड़े और ऊपर की ओर अपेक्षाकृत पतले हैं। स्तंभ के शीर्ष पर प्राणी की मूर्ति बनी हुई है। दंड और स्तंभ शीर्ष के मिलन स्थल पर पीठिका है, जिस पर विभिन्न प्रकार का नक्शा बना हुआ है। इस नक्शे में विभिन्न प्रकार के लता पत्रों के दृश्य हैं, अथवा उसका पशु पक्षी की मूर्ति के नक्शे की दृष्टि से इसका इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार के पाषाण स्तंभ प्राक मौर्य काल में नहीं दिखाई देते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन स्तंभों के निर्माण में फारसी कलाकारों का हाथ था, जो कि पाटलिपुत्र से थे, और इन्होंने ही इस स्तंभों के निर्माण में सहायता की थी। विद्वानों का मानना है कि इस प्रकार के पाषाण स्तंभ की निर्माण कला पर हकमनी प्रभाव था। फारस का हकमनी साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले ही समाप्त हो गया था। यह सही है कि इस प्रकार के पाषाण स्तंभों का इस्तेमाल मौर्य के बहुत पहले हो गया था, किंतु हकमनी स्तंभ मौर्यों के समान एक शैली के नहीं थे। हकमनी स्तंभों को अनेक प्रस्तर खंडों को जोड़कर के बनाया गया था। दोनों के मध्य उपकरण और कौशल का अंतर है। यदि मौर्य स्तंभों पर हकमनी प्रभाव था, तो भी वह शुद्ध रूप से हकमनी शिल्प की शुद्ध नकल नहीं थी। अशोक के समय का पूर्ण स्तंभ का प्रमाण उत्तर बिहार के लोरिया नंदनगढ़ से मिलता है, जो अपने स्थान पर आज तक खड़ा है। अशोक स्तंभ का दंड भाग जहां समाप्त होता है, उसके ऊपर ही घंटा के आकार का एक भाग है, जो उलटकर रखे गए मुकुलित कमल की आकृति के समान है। इस घंटाकार भाग के भीतर की ओर एक सुदृढ़ ताम्रदंड होता है, जिससे दंड शीर्ष स्तंभ से अटका रहता है। ऐसे ही ताम्रदंड के साथ स्तंभ शीर्ष बिहार के रामपुरवा से मिला था, जो कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम में रखा गया है। सारनाथ के प्रसिद्ध अशोक स्तंभ में हाथी, सिंह, अश्व व वृक्ष की मूर्तियां शोभित हैं। स्तंभ शीर्ष पर कहीं सिंह मूर्ति विराजित है,
जैसे कि लोरिया नंदनगढ़, बसाड़, बखीरा, तो कहीं पर एक साथ 4 सिंह मूर्ति जैसे कि सारनाथ, तो कहीं वृष मूर्ति जैसे कि रामपुरवा और कहीं हाथी की मूर्ति जैसे कि संकाशय का प्रमाण मिलता है। स्तंभ शीर्ष पर विराजमान मूर्तियां निश्चित ही आकर्षण का केंद्र हैं। सिंह मूर्ति में पशुराज का शारीरिक बल, पेशियों से समृद्ध देह, बैठने की गर्वान्वित भंगिमा, ये सब शिल्पकार की असामान्य दक्षता को दर्शाते हैं। सिंह, वृष, हाथी, घोड़ा जो भी दिखाया गया है, उसी में उस पशु विशेष के शरीर संस्थान के विषय में शिल्पकार की धारणा स्पष्ट होती है। स्तंभ शीर्ष पर स्थापित पशु मूर्तियों को सभी दिशाओं से देखा जा सकता है। हड़प्पा के बाद केवल मौर्य काल में ही पाषाण मूर्तियों के मिलने के उल्लेख मिलते हैं। इस पाषाण मूर्ति रचना में शिल्पकार का पूर्ण आत्मविश्वास व नियंत्रण दिखाई देता है। लेकिन कहीं कहीं शिल्पकार की चूक का भी पता चलता है, जैसे कि बसाड़ बखीरा की जो सिंह मूर्ति स्तंभ शीर्ष पर आसीन है, उसमें पशुराज का पिछला भाग वर्गाकार पीठिका से थोड़ा बाहर आ गया है। इस शैली का पूर्ण विकसित रूप सारनाथ के 4 सिंहों की सामूहिक मूर्ति में देखा जा सकता है। सिंह के मांसपेशियों से भरे सामने के दोनों पैर, चौड़े कंधे, यहाँ तक कि नखों तक को विस्मयकारी कुशलता से मौर्यकालीन शिल्पियों ने स्पष्ट किया है। यहाँ पर पशुराज को सुलभ चरित्र के रूप में दिखाया गया है। इस बैठी हुई मूर्ति में प्रबल दृढ़ता का वर्णन हुआ है। सिंह मूर्ति व्यवहारतः राजशक्ति का प्रतीक है। दर्शकों में श्रद्धा, संभ्रम और आज्ञा पालन का भाव जगाना ही शिल्पकार का लक्ष्य था। मौर्यकालीन शिल्पकारों की एक विस्मयकारी रचना भुवनेश्वर के पास धौली में पर्वत में खोदी गई एक हाथी की मूर्ति है। यह एक पर्वत के भीतर से हाथी के निकलने जैसा प्रतीत होता है। हाथी का अगला भाग ही मूर्ति शिल्प में आया है। यह मूर्ति बड़े आकार की नहीं है, किंतु शिल्पकार ने अपनी दक्षता से हाथी के विशाल अंगों का आभास दिया है। मंथर और अलस हाथी के चलने की भंगिमा भी दर्शकों की दृष्टि को तृप्ति देती है। हाथी की लंबी सूंड का चित्रण है। हाथी के मूर्ति शिल्प में शक्ति के उद्धृत व्यवहार के स्थान पर विनीत और परिमार्जित चरित्र ही प्रकट हुआ है। मौर्यकालीन शिल्प में मानव अंगों का कम अंकन हुआ है। उस क्षेत्र में शिल्पगत दक्षता दिखाने का प्रतिबंध नहीं था, किंतु मौर्य सम्राटों की भी कोई प्रतिकृति नहीं मिलती है। पटना के निकट दीदारगंज से मिली एक खड़ी नारी मूर्ति को शिल्पकार दीदारगंज यक्षी के नाम से जानते हैं। चुनार के पत्थर से निर्मित इस यक्षी मूर्ति में मौर्य सुलभ चिकनी पालिश देखी जा सकती है, जिससे मूर्ति का काल निर्देश मौर्य युग ही माना जाता है। इस मूर्ति में दोनों पैर समान स्थान पर टिके हुए हैं। इस नारी मूर्ति का परिधान सूक्ष्म वस्त्र का है। अनेक अलंकारों से सज्जित इस यक्षिणी के दाहिने हाथ में चामर देखा जा सकता है, जबकि बायां हाथ कंधे से नीचे टूटा हुआ है। माथे पर शिरोभूषण और कानों में अलंकार है। प्रसन्ना दृष्टि और अंडाकार मुखमंडल ने मूर्ति को अतिरिक्त सौंदर्य दिया है। मंद हास्य का आभास मूर्ति को रहस्यमय बना देता है। शरीर सौष्ठव का आवेदन अंकित करके इस रहस्यमयता का आरोप करते हुए शिल्पी इस मूर्ति शिल्प को काल की सीमा से ऊपर ले जाने में सफल रहा। निहार रंजन राय का कहना है कि मौर्य शिल्प प्रधानतः दरबारी प्रशय पर आधारित था। मौर्य राजाओं के पतन से शिल्पियों पर राजा का अनुग्रह भी समाप्त हो गया, अतः उस शैली की धारावाहिता नहीं रह गई। मौर्योत्तर काल में पत्थर और मिट्टी का प्रचुर परिमाण में मूर्ति रचना के लिए प्रयोग होने लगा, किंतु शैली के विषय में वह दरबार पर आश्रित नहीं था। उन मूर्तियों का आधार दैनिक जीवन यात्रा और लोक संस्कृति में प्रतिष्ठित था। परिणामतः मौर्य शासन काल के मूर्ति शिल्प का कोई शैलीगत उत्तराधिकारी नजर नहीं आता है।